बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज अहम इशूज़ पर बात करें। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और भरपूर बातें कर दी DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने और कहा कि सानिया 9 में ना भुलाया जाएगा, ना उन लोगों को माफ़ किया जाएगा जो सब इसके ज़िम्मेदारान हैं। बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है एक बार फिर से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी और किस वजह से शायद ये हुआ, अगर उस बात का आगाज़ करें तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच फिर से टूट गया। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत जारी थी और सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस समाअत के दौरान टूट गया। टूटने की वजह ये बनी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही के अंदर 7 रुकनी बेंच ने आज दरख्वास्तों पर समाअत का आगाज़ किया। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि इससे पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच था। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने और सरदार तारिक मसूद साहब ने माजरत की थी इस बेंच का हिस्सा बनने से। उसके बाद बेंच टूटा और 7 रुकनी लार्जर बेंच बना और समाअत का आगाज़ दोबारा से किया गया। आज इस समाअत का आगाज़ हुआ तो जनरल मंसूर उस्मान ऐवान साहब रोस्टरम पर आए, जो वफाकी हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल हैं। उन्होंने आकर एतराज़ उठा दिया और कहा कि हमें एतराज़ है एक जस्टिस पर, और उन जस्टिस का नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह। कहा मंसूर अली शाह साहब पर एतराज़ है, जबकि इससे कबल पूछा गया था जब हुकूमत से कि आपको जस्टिस मंसूर अली शाह पर किसी किस्म का कोई एतराज़ हो तो आप बता सकते हैं, और कहा गया किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। आज एतराज़ उठा दिया गया और एतराज़ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था और बात की गई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका कोई ताल्लुक़ थोड़ा सा बताया गया और मफादात का जिक्र किया गया और कहा कि एतराज़ उठाने की वजह मफादात का टकराव है। और अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मुझे हुक्म मिला है तो मैंने ये बात कर दी है, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, सो आफ्टर दोज इंस्ट्रक्शंस मैंने ये बात की है। चीफ जस्टिस साहब बड़े बरम हुए और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है आईन व कानून के मुताबिक, और जजेस पर एतराज़ जो उठाया जा रहा है इनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं। हुकूमत ने पहले इस किस्म के एतराज़ात उठाए हैं, इलेक्शन केस 90 दिनों पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब का इस्तफसार था ये, और उन्होंने ये भी कहा कि जवाद ख्वाजा साहब का जिक्र हुआ कि जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब को क्या फ़ायदा देंगे जस्टिस मंसूर। ये इतराज़ चूँकि उठाया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो इसके जवाब के अंदर चीफ जस्टिस साहब फिर ये भी बरहमी का इजहार करते हुए उमर अता बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि हमें लाइक माइंडेड जजेस कहा जाता है और ये कहकर पुकारा जाता है। बार बार ये बात की जाती है, मुख्तलिफ फोरम्स पर ये बात की जाती है, पार्लियामेंट के अंदर, जलसों के अंदर, जगह जगह पर ये बात की जाती है, इन पब्लिक नाम लिए जाते हैं, तस्वीरें लहराई जाती हैं और कहा जाता है कि हम लोग लाइक माइंडेड जजेस हैं। ये बड़ा इंसल्टिंग है किसी के लिए भी, और जुडिशरी पर तनकीद तो वैसे ही अलाउड नहीं है, बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन हेयर इन दिस कंट्री। चीफ जस्टिस साहब अटॉर्नी जनरल पर काफ़ी बरहम हुए और उन्होंने कहा कि आप एक आला दर्जे के वकील हैं, आप पर अदालत को एतमाद है, ये जजेस पर एतराज़ करने का तसलसल की एक कड़ी है। पहले हुकूमत ने बेंच के तनासुब के मामले पर उठाया रखा और फिर उसके बाद बुनियादी हकूक़ के मामले को नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि ये 9 रुकनी लार्जर बेंच था, 7 बना, 7 में से एक और जज साहब की ने आज एक्सक्यूज़ किया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक्सक्यूज़ किया जब वफाकी हुकूमत की जानिब से उन पर एतराज़ आया। उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया और उसके बाद बेंच टूट गया। ये भी कहा गया, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े हसास इंसान हैं, उनकी रिश्तेदारी फ़ैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकती। ये भी तमाम बातें की गई और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दागदार ना करें, तज़हीक मत करें, हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है। ये सब बातें की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। और इसके बाद फिर हमने देखा, क्योंकि एहतजाज हसन के वकील लतीफ़ खोसा साहब थे और उनका कहना था कि अदालती तारीख़ का आज सयाह दिन है। सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि बुनियादी हकूक़ का केस है, बेंच पर एतराज़ नहीं बनता, जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें। लेकिन बेंच टूट चुका है और फिर उसके बाद हमने देखा कि आज जो DGI-SPR की कॉन्फ्रेंस थी और जो बातें उन्होंने की, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दे दिया। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को चाहिए कि सनसनी नहीं फैलानी चाहिए और हमेशा सिचुएशंस को पॉजिटिव रखना चाहिए है। फिर बड़ा क्लियर मैसेज दिया उन्होंने कि एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है 9 मई के वाक़यात के बाद।
और ये भी उन्होंने कहा कि 3 मेजर जनरल समेत 51 अफसरान के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जा चुकी है। फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल बग़ैर किसी तफरीक के जारी है। बड़ी पॉजिटिव बातें DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने की और कहा कि सानिया 9 मई को न भुलाया जाएगा, न तमाम किरदारों को माफ़ किया जाएगा। ये प्लानिंग कई महीनों से जारी थी। कहा गया कि पहले लोगों को कहा गया कि इधर उधर आओ और फिर लोगों को बाकायदा भेजा गया। ये भी साथ बताया गया कि रिटायर्ड ऑफिसर्स की बेगमात हों या तमाम वो लोग हों जो भी हैं, एक 4 स्टार जनरल के भी बाकायदा फैमिली के एक मेंबर का जिक्र किया गया, किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। और कहा कि अगर अंदरूनी इंतशार को रोका ना गया तो बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार होगा। सो इसके लिए वी हैव टू टेक एवरी प्रिकॉशन। सोशल मीडिया का जिक्र किया गया और कहा गया कि सोशल मीडिया को अगर कंट्रोल ना किया गया तो ये सिचुएशन बड़ी हैफाजत बन रही है और इस सब सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एक शख्स के मल्टीपल अकाउंट्स हैं। हाउ कैन वी हैंडल द सिचुएशन? सो ये सब बातें की गई और बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया वहाँ पर। अगर हम दूसरी जानिब इस टाइम पे ये देखें कि एक मुश्तरका बयान आया है नरेंद्र मोदी का और उनके साथ जो बाइडन का, और जो बातें उसमें की गई हैं, जो कुछ भी कहा गया, क्या पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है? क्या सिचुएशन है हमारी दिफा की, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की? यही सवाल आज DGI-SPR से भी किया गया और इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कर्नल डॉक्टर तलत शबीर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने देखा कि जो जॉइंट एक मुश्तरका एलामिया तरह का बयान दिया गया है मोदी और जो बाइडन की जानिब से, और काफ़ी बातें उसमें की गई हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सेटेलाइट की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो एक बड़ा क्लियर मैसेज उन्होंने दिया। ऑब्वियसली इस बात से कोई डिनाई नहीं करता दैट इंडिया इज़ अ बिग इकॉनमी, मतलब 600 बिलियन प्लस की इकॉनमी है उनके पास हमसे ज़्यादा जो है वो वसाइल हैं, हमसे ज़्यादा उनके पास मालियाती वसाइल हैं और तमाम चीज़ें हैं। पाकिस्तान के पास वो सब कुछ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दिफा की पूरी सलाहियत रखते हैं और भरपूर तरीके से सलाहियत रखते हैं। लेकिन जो हमारे अब इकनॉमिकल सिचुएशन पाकिस्तान की मुल्क में बन चुकी है, इस टाइम पे जो सिचुएशन है, हुकूमत कोशिश कर रही है किसी भी तरह IMF को मनाने की, और IMF से कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से बेल आउट पैकेज लिया जाए, जो पैकेज 9th रिव्यू था उसे कंटिन्यू कर लिया जाए, किसी भी तरह से ये हो, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत से मिलने वाले और भी कर्ज़े हैं जो रुके हुए हैं और सपोर्ट है पाकिस्तान की जो रुकी हुई है। सर, किस तरह से आप सिचुएशन को देख रहे हैं कि ये कितना, जो मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूँगा कि जो बाइडन की और मोदी का जो मुश्तरका एक स्टेटमेंट आई है, हाउ डू यू सी इट कि इस पर पाकिस्तान को, यानी एक जो डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं पाकिस्तान के दिफा पर, कैसे मुरतब हो सकती है क्या ये स्टेटमेंट? जी, सबसे पहले तो आप जब हम इंडिया और अमेरिका की बात करते हैं उनके ताल्लुकात की, तो वो तो खित्ते में बहुत अरसे से जारी उनकी जो अज़ाइम हैं वो हमें समझ आते हैं। मसलन अमेरिका इंडिया को खित्ते में चीन के ख़िलाफ़ एक काउंटर वेट समझता है और खित्ते में इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी के तौर पर भी गर्दानता है। तो ये तो बात तय है कि जो इंडिया और US का नेक्सस है वो बहुत अरसे से काम कर रहा है और उनकी जो हदफ है वो सबसे बड़ा तो अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना है और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाइना है, लेकिन हम पाकिस्तान भी उस इन द लाइन ऑफ फायर आते हैं। तो ये जो तावन है दोनों ममालिक के दरमियान, ये कोई नई और चंबे की बात इसलिए नहीं है कि बहुत अरसे से इस पर मुसलसल काम हो रहा था। उनके दफाई ताल्लुकात, उनके जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है दोनों मुल्कों का, वो और उनके जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उनकी भी एक अपनी जगह अहमियत है। अब देखिए, जो इंडिया का एक ख़ास मौक़िफ़ है, लाइक अगर आपने कल या परसों के वाक़यात देखे हों जहाँ पे नरेंद्र मोदी को उनने एक बहुत तारीखी इस्तकबालिया दिया, और सर ये हमेशा ही दिया जाता है। अगर हम देखें कंपैरेटिव टू द पाकिस्तानी यानी यहाँ से लीडरशिप जब जाती है और इंडियन जब जाती है लीडरशिप, तो उसको बड़ा एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया जाता है। ऑब्वियसली बड़ा एलआई है उनका, और मेरा ख्याल है कि शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमेशा ही दी जाती है इंडियन साइड को। जी देखिए, ये तो रियल पॉलिटिक है, ये रियल पॉलिटिक है। आपको हमें ये इस बात को समझना है
कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक इंडिया किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। वो तमाम ममालिक और बिलखुसूस अमेरिका इंडिया को एक मौके के तो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता है। तो ताल्लुकात की बुनियाद जो है वो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिस्टिक बेसिस पे होती है, फाउंडेशन उसकी जो है वो मफाद होता है। तो डेफिनेटली अमेरिका का मफाद इंडिया के साथ बहुत गहरा है और जिसकी हमें अक्सर मिसालें मिलती रहती हैं। अब देखिए जो अमेरिका और इंडिया के जो इकोनॉमिक तल्लुकात हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका के अंदर वो भी बहुत अहम जगहों पे उनकी तैनातियां हैं, बहुत अहम जगहों पे इंडियन लोग बैठे हुए हैं और एक खास किस्म का आपको अमेरिका में एक इंडियनाइजेशन का एक तासर भी मिलता है कि बहुत सारे यानी उनके पॉलिसी सर्कल्स में और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में, उनके जो दुनिया के अंदर जो उनकी पॉलिसीज है उसके अंदर एक इंडिया का की लॉबीज का खास इन्फ्लुएंस भी नजर आता है। तो ये बात तो तय है कि अमेरिका और इंडिया के तल्लुकात जो इंटरनेशनल रिलेशन नॉर्म्स हैं जिस वक्त दुनिया में राइज उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक है। अब देखिए हम जब पाकिस्तान के तनाजुर से बात करते हैं तो उसमें ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम इकोनॉमिकली ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि हमें अपनी सस्टेनेबिलिटी का बेसिकली खतरा लाक हो गया है। हम सोच रहे हैं कि हम कैसे सस्टेन करेंगे इस इकोनॉमिक जो हमारा निज़ाम है उसको, और जाहिर है आपका दिफा, आपकी तरक्की, आपकी डेवलपमेंट, आप हर चीज़ आपकी इकोनॉमी के ऊपर उसका इन्हिसार होता है। तो हमारे लिए थोड़े से हालात उस लिहाज से मुश्किल हैं, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल में अभी भी ऐसा है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को राइज किया जाए जो कि हमें हमारे एटलीस्ट जो डाउन टर्न है इकोनॉमी का वो रोका जा सके और हम एक उस पर आ सकें। लेकिन बहरहाल अमेरिका और इंडिया की जो अभी रिसेंट बोन होमी है वहाँ पे शुरू हो चुकी है और पहले से जिसकी कंटिन्यूशन भी है, उसका कुछ असर पाकिस्तान पे पड़ेगा ज़रूर, इसलिए कि वो बहुत सारे मिसाइल फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि मोदी जो है वो एक फाशिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, उसकी अपनी जो अक़लियतें हैं इंडिया के अंदर उनके ऊपर मुज़ालिम हो रहे हैं। एक स्टेट की पॉलिसी के तहत जितनी वहाँ पे अक़लियतें हैं बशमूल मुसलमान जो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं उससे, उनके ऊपर मुज़ालिम की दास्तानें हैं। और ये मोदी साहब ऐसे वज़ीर आज़म थे, चीफ मिनिस्टर थे जब गुजरात के, और वहाँ पे जो सारी दुनिया जानती है सर इन तमाम वाक़यात को, एवरीबॉडी नोज इट। इवन अमेरिका की शायद हमसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, ही नोज़ कि मोदी का क्या किरदार रहा है और आज तक क्या किरदार है। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है सारी दुनिया जानती है, यूएस भी जानता है, यूनाइटेड नेशंस जानते हैं, जिन्होंने गारंटी दी थी और कश्मीरियों के को हकूक़ उनके जो है दिलाने का वादा किया था, सब जानते हैं। इसके बावजूद आई मीन यहाँ पे सिर्फ अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट्स को ही देखा जा रहा है यहाँ पे कि कौन। इवन अगर हम चाइना की भी बात करें तो चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस को देखा जाए तो यहाँ पर लद्दाख में इंडिया की और चाइना की रोज़ाना की बेस के ऊपर जंग जारी है। वहाँ पे उनके जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर रोज़ाना लड़ाई होती है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया और चाइना का एक बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है, उस ट्रेड को उन्होंने नहीं रोका, ट्रेड को ख़त्म नहीं किया। सिमिलरली रशिया की बात की जाए उसके साथ भी इंडिया का ट्रेड जारी है, तमाम मुल्कों से इंडिया ट्रेड कर रहा है। हम ट्रेड क्यों मुल्कों से रोक देते हैं? हम ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। एक वक्त वो था कि जब शायद यहाँ वाघा बॉर्डर से लाहौर के अंदर और डिफरेंट जगहों से इंडिया के साथ हमारा ट्रेड जारी था। किस तरह से सर ये इफ़ेक्ट हुआ और आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान का इंडिया के साथ ट्रेड करना इन तमाम हालात के अंदर इज़ इट पॉजिटिव, क्या हमें करना चाहिए सर? देखिए, जब आपने मिसाल दी ना चाइना की जो पॉलिसी है वो बहुत प्रैग्मेटिक है, और कुछ अर्सा पहले चाइनीज़ जो लीडरशिप थी उन्होंने हमें भी एडवाइस किया कि आप भी भले अपने डिस्प्यूट्स जो हैं इंडिया के साथ, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन है बॉर्डर पे कश्मीर के हवाले से, वो उसको वहाँ पे रखें और अपने आप मौक़िफ़ पे भी कायम रहें जो आपका कश्मीर के ऊपर है, लेकिन आप बायलैटरल रिलेशंस को, खुसूसन ट्रेड रिलेशंस को आप अच्छा करें। अब देखिए, मिसाल ये है कि जब गलवान में ये प्रॉब्लम शुरू हुई इंडिया के साथ लद्दाख में, तो कुछ थोड़े से वक्त के लिए उनका ट्रेड इम्पैक्ट हुआ, वो नीचे गया, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने ट्रेड वापस दोबारा ठीक किया, अपने ट्रेड रिलेशंस ठीक किए, और इस वक्त $125 बिलियन का ट्रेड है दोनों मुल्कों के दरमियान, जो कि एक बहुत बड़ी मिसाल है प्रैग्मेटिज्म की और जो है ना वो एक पसंदी की। सर आज पाकिस्तान IMF से $6 बिलियन की डिमांड करते हुए इट्स बीन आई मीन लाइक 8 months के IMF से रिक्वेस्ट की जा रही है, बार बार कहा जा रहा है $6 बिलियन का, और $125 बिलियन इज़ अ
बिग फिगर्स का? जी जी, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अभी देखिए, ये जो है मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मेरी अपनी सेंस ये है कि हमें बड़े ये इश्यूज़ हैं, लेकिन अब तो चूँकि इससे थोड़ा-सा जो है खेल वो बिगड़ चुका है। लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड कोई मसला नहीं है। हम अपने इश्यूज़ को, हम कश्मीर इशू को, हम अपने जो मसाइल इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो इश्यूज़ चल रहे हैं, उनको रखा जा सकता है, ज़िंदा रखा जा सकता है। लेकिन साथ-साथ हमें इन ऑप्शंस पे भी गौर करना चाहिए। कोएग्जिस्टेंस का कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर सोचना चाहिए जिसमें हम इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस कर सकें और साथ-साथ अपने, देखिए ये तो चलते रहना है। अगर आप, जिसका मैंने चीन की मिसाल दी कि चीन ने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स भी रखे हुए हैं और उन्होंने कोऑपरेशन रखी हुई है, एंगेजमेंट भी रखी हुई है। तो हमें थोड़ा-सा आउट ऑफ बॉक्स भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन हालात क्या हो गया कि बेसिकली हम दोनों ममालिक हम ऐसी पोजीशन पे जा पहुंचे हैं जहां से वापसी मुमकिन नजर नहीं आ रही। और दूसरा ये हो गया कि हमने सालों में, दिहाइयों में अपने जो पब्लिक ओपिनियन है उसको भी ऐसा कर लिया कि अब हमें सबसे पहले तो हमें पब्लिक ओपिनियन का खतरा है कि जब हम कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे जो कि अमूमी राय के खिलाफ होगा या तावन की नई राह निकलेगी, जिससे वो उसकी मासिस में, पब्लिक में, अवाम में ज़राई होगी या नहीं होगी, क्योंकि अवाम तो हमने एक दूसरे के दुश्मन कर दी है। अब उसको हम रिवर्स कैसे करें, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी दोनों गवर्नमेंट्स का, कि आपने अपनी जो सियासत है उसको रखा ही नफरत की बुनियाद पे है, उसको रखा ही एक दूसरे के खिलाफ जो है ना नफरत के इजहार पे है। तो वो ऐसा माहौल बन गया कि आपको अभी सबसे पहले तो पब्लिक ओपिनियन एड्रेस करना पड़ेगा अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों मुल्क थोड़े से ऐसे लॉक हो गए हैं ऐसी पोजीशन पे कि उनको पोजीशन को बदलना शायद उनके लिए मुश्किल है। लेकिन यह है कि इसके लिए मेरे ख्याल में कुछ ग्रेट स्टेट्समैन अगर इंडिया में और कुछ ग्रेट स्टेट्समैन अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसा सोचें कि जी हम दो ममालिक अगर को एग्जिस्ट कर सकते हैं और अपने जो मामलात हैं उनमें ट्रेड को कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मे बी जब हम इन चीज़ों के ऊपर जाएं तो कोई एक वक्त आ जाए, क्योंकि ये तो तय हो गया कि जंग ये मसला हल नहीं कर पाई और बाकी भी जंग से शॉर्ट जो मीन्स हो सकते थे वो भी इस्तेमाल हुए, वो भी इस मसले को हल नहीं कर पाए। तो पीस का तो एक तरीका ये है कि जी आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रेड और थोड़ी सी टाइज ऐसे बढ़ाना शुरू करें। शायद लोगों में कोई ऐसा वक्त आ सके कि जब डिबेट शुरू हो जाए और लोगों की ये इन बड़े मसाइल को हल करने की तरफ भी कोई पेशरफ्त हो सके। लेकिन इस वक्त मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये इस तरह हो सकेगा, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट्स जो है, दोनों तरफ के जो सियासतदान और हॉकिश किस्म के जो लोग हैं उन्होंने ये ऐसा माहौल बना दिया हुआ है कि इस वक्त ये शायद करना मुमकिन नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट चाइना। और अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो ये भी काफ़ी बार बार बात करते रहे कि शायद चाइना को नाराज़ किया गया और गुज़िश्ता हुकूमत ने चाइना की कुछ टर्म्स कंडीशंस को नहीं माना, आपस में इख्तलाफात पैदा किए और कुछ बातें ऐसी की जिसकी वजह से रिलेशंस डैमेज हुआ पाकिस्तान का और चाइना का। और ये भी कहा जा रहा है कि अब शायद उस रिलेशन को बहाल किया जा रहा है। रिसेंटली चाइना का पाकिस्तान को $1 बिलियन दोबारा से लोन देना और पाकिस्तान के अंदर वो पैसा आना, पाकिस्तान को सपोर्ट करना, सी पैक रूट की बात की जाए, सी पैक की बात की जाए, चाइना इज़ आई गेस विलिंग टू इन्वेस्ट $54 बिलियन जस्ट एक जो ट्रेन रूट वहाँ पे बनना चाह रहा है। बिकॉज आप चाइना को और इस तमाम चीज़ों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं। सो दैट इज़ माई क्वेश्चन, हाउ डू यू टेक इट के पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होते जा रहे हैं, बट कितना चाइना हमें सपोर्ट करेगा इन फ्यूचर? देखिए, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन को डिस्क्राइब करते हुए ये कहना ज़्यादा मुनासिब नहीं है कि हमारे रिलेशन कभी ख़राब हुए। चाइना शायद दुनिया में पाकिस्तान और चाइना दो वाहिद ममालिक हैं जिनके रिलेशन जब 1950s में शुरू हुए तो उसके बाद से कंटिन्यूसली वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ग्रो किए। उनको रिलेशनशिप में बहुत मजबूती आई, इस दोस्ती के अंदर बड़ी ताकत आई हमारी दोस्ती के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस दोस्ती में मुसलसल एक दूसरे का साथ दिया, मुसलसल एक दूसरे की जो सियासी पोजीशंस थी, रीजनल पोजीशंस थी, ग्लोबल पोजीशंस थी, उसको सपोर्ट किया। और इकोनॉमिकली भी डेफिनेटली हमें चाइना के ऊपर बड़ी हमारी डिपेंडेंस रही। और तो चाइना एक ऐसा दोस्त है जो जिसके साथ हमारा जो रिश्ता है वो म्यूचुअल ट्रस्ट का है, एक मोहब्बत का है, भाईचारे का है। तो ये बात तय है कि चाइना इज वन कंट्री जिसके साथ पाकिस्तान का रिलेशन कंटिन्यूअली बहुत मजबूत होता चला आ रहा है। अब देखिए सी पैक जो है, सी पैक
मैं इस तासर को दुरुस्त नहीं समझता कि सी पैक रुक गया। सी पैक सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीछे बड़ा इस चीज़ को प्रोपेगेट किया गया कि शायद गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान सी पैक का काम रुका रहा, बंद रहा, उसे नहीं करने दिया गया जानबूझ के। इज इट ट्रू? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि हम ये मेरा तासुर ये है, मेरा सेंस ये है कि सी पैक कभी भी रुका नहीं। ठीक, हाँ, स्लो हुआ। स्लो होने की देखिए बहुत सारी वजूहत थी। लाइक पिछले 3 साल के दौरान कोविड आया, तो कोविड एक बहुत बड़ा वजह थी जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे इट वाज अ पैंडेमिक सिचुएशन और चाइना को सबसे ज्यादा शायद इसने डैमेज किया। स्टार्ट वहां से हुआ जी, चाइना डैमेज हुआ, तो नेचुरली उसका एक आउटकम, एक रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस ये भी था कि जी वो सी पैक थोड़ा सा स्लो हो गया। लेकिन कभी भी चाइनीज ने गिव अप नहीं किया ऑन सी पैक एंड दे आर कंटिन्यूइंग टू सपोर्ट अस। देखिए अभी आप कुछ चंद हफ्तों में आप अच्छी खबरें सुनेंगे, ग्वादर में अच्छी खबर सुनेंगे आप, वहाँ पे एयरपोर्ट का 2-3-4 माह के अंदर इफ्तिताह होगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ग्वादर में बहुत सारी एक्टिविटी शुरू होने जा रही है। ग्वादर पे बहुत ज्यादा हमारा इन्हिसार है। हम बहुत सारी अच्छी खबरें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सुनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। देखिए वो इसमें दो चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। एक तो ये है कि सी पैक एक बहुत बड़े पैमाने का प्रोजेक्ट है। ये कोई छोटा सा कोई एक सड़क नहीं बननी थी, कोई एक फैक्ट्री नहीं लगनी थी, ये एक ह्यूज अंडरटेकिंग थी जिसके लिए शायद पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी उस वक्त भी नहीं थी और अभी तक हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ताकि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को अंडरटेक कर सकें। तो एक तो वजह ये थी, पेंडेमिक एक वजह मैंने पहले आपको बता दी। दूसरा ये है कि ये जो भी इसका रिजल्ट है, ये लाइक अभी ग्वादर सिटी अगर उसको एक मेगा पोर्ट बनना है तो उसको इट टेक्स टाइम। तो हम थोड़े से चूंकि इम्पेशेंट हैं अपने मामलात में, शायद लोग समझते हैं कि जल्द अज जल्द ये चीजें हो जाएं, तो ऐसा शायद मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह चाइना नहीं है। चाइना ने जो उनकी वो समझते थे कि उनके जिम्मे था काम करना, वो उन्होंने मुकम्मल कर लिया। लेकिन हमारा भी ये है कि हम भी थोड़ा सा शायद कैपेसिटी इश्यूज में थोड़े से उलझे। इतनी बड़ी अंडरटेकिंग के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी, बट आई थिंक आई एम होपफुल, आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि इन नियर फ्यूचर हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा लोगों को नजर आए। हो तो रहा है, लेकिन यह है कि लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम होता नजर आना शुरू हो जाएगा। और चाइना, देखिए चाइना के लिए सी पैक बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उनके लिए पायलट प्रोजेक्ट है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो उनका कॉन्सेप्ट है उसके ओवरऑल मैकेनिज्म में सी पैक की बड़ी अहमियत है। तो ये इस अहमियत का हामिल प्रोजेक्ट है और मैं इसको समझता हूँ कि सी पैक पाकिस्तान की तारीख में एक तारीखी मौका है। इट्स एन हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी जो हमारे इकोनॉमिक लैंडस्केप को चेंज करने की भरपूर सलाहियत रखता है। ये अपॉर्चुनिटी जो है, हमें इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए और फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि हम जितना जल्दी मेहनत से इस पे काम कर सकें और अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकें ताकि हम मैक्सिमम इससे फायदा उठा सकें, वो बहुत जरूरी है। सर कुछ र्यूमर्स जो आते हैं कि शायद जिस तरह जो सी पैक का जो रूट है उसमें काफ़ी डिफरेंट बेल्ट्स आती हैं, तो उसमें कुछ ट्राइबल इश्यूज़ हैं या कुछ और इश्यूज़ हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन है वहाँ पे कि जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा उधर? देखिए वो अगर आप सिक्योरिटी सिचुएशन को रेफर कर रहे हैं तो सिक्योरिटी सिचुएशन तो एक कंसर्न है जो ना सिर्फ हमारे लिए है, चाइनीज के लिए भी है। बिल्कुल, आप देखा पिछले गुज़िश्ता कुछ माह में कुछ चाइनीज लोगों पे हमले हुए, कुछ ऐसे मसाइल हुए, कुछ देखिए ये तो हम भी समझते हैं और हम अपने चाइनीज दोस्तों को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप प्लीज अंडरस्टैंड आवर सिक्योरिटी सिचुएशन। लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, जाहिर है वो अगर हम अपने राइवल्स की बात करें तो नोबडी वांट्स कि सी पैक रूट किसी भी तरह से सक्सेसफुली पाकिस्तान में स्टार्ट हो। मेरा ये ख्याल है चाइना और पाकिस्तान दोनों को ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब आपके इस बड़े प्रोजेक्ट के दुश्मन ज्यादा हैं, जो हॉस्टाइल लोग हैं, हॉस्टाइल एजेंसीज हैं और ऐसे ममालिक हैं जो इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली इसके खिलाफ एक खास किस्म का एक्ट करते रहेंगे। आपने क्या करना है, आपने उसको रिस्पॉन्ड करते रहना है और कुछ सूरतों में प्रीएम्प्ट करना होगा आपको कि जी ये भी लोग इसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं या सी पैक को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उन डिसरप्टिव जो एफर्ट्स ममालिक करेंगे, हॉस्टाइल एजेंसीज करेंगे, उनको देखना है। लेकिन ये नहीं हो सकेगा शायद
कि बहुत आइडियल सिचुएशन बन जाएगी और आप इसमें काम करेंगी। मैं समझता हूँ कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इसमें भी बतदरीज बेहतरी आएगी और ये बहुत ज़रूरी भी है। सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है कि इसमें बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि किसी भी, अगर आप CPEC से बाहर निकल के सोचेंगे तो हमें अपने CPEC के लिए या अपने मुल्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टमेंट। ठीक कि लोग बाहर FDI, जब लोग बाहर से आए या मालिक बाहर से हमें हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, वो तभी करेंगे जब यहाँ पे इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनेगा इन्वेस्टमेंट का। इनेबलिंग एनवायरनमेंट की सबसे पहली शर्त जो है वो है अमन। अगर अमन होगा तो आपके मुल्क में अमन होगा तो इन्वेस्टमेंट के लोग आएंगे। बिकॉज देखिए, आपने ये तय है कि, और ये हमें समझ आना चाहिए कि अनलेस हम लोगों के लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते अपने मुल्क में कि वो यहाँ पे आए, उनका सरमाया महफूज हो, उनके एसेट्स महफूज हों, वो खुद महफूज हों, एनेबलिंग एनवायरनमेंट हो, वो ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे उनको एक ख़ास पुरसकून अमन का माहौल मिले, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। वरना ये है कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो परिंदों की तरह होते हैं, वो जब एक दफ़ा उनको आप डरा देंगे तो वो उड़ जाएंगे और फिर वो हाथ नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में हमें और मेरे ख्याल में इदारे भी, हुकूमत पाकिस्तान भी इस बात से बहुत जांफशानी से काम कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क में सिक्योरिटी हालात ठीक करें और यहाँ पे ऐसे इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं कि यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से इन्वेस्टमेंट आ सके। अनलेस यू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस कंट्री, CPEC का ख्वाब और बाकी इन्वेस्टमेंट का ख्वाब और खुशहाली का ख्वाब मेरे ख्याल में ख्वाब रहेगा। हमें बहुत प्रैक्टिकली बहुत काम करने की ज़रूरत है। FDI की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो किसी भी मुल्क के लिए इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर FDI का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उसके लिए इनेबलिंग इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है इस टाइम पे डॉलर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, IMF कुछ अच्छे मूड में नहीं नज़र आ रहा, कोई कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा। आपका चूँकि रोज़ाना के बुनियाद पे चाइनीज़ लीडरशिप से इंटरेक्शन रहता है, चाइनीज़ किस कदर कंसर्न है पाकिस्तान के इन हालात से? देखिए, ये बात तो चूंकि इस वक्त IMF मैं समझता हूँ कि एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है फॉर मनी इन्वेस्टमेंट। तो जब आपकी डील IMF से होगी तो ये इस बात का पेश खैमा होगी कि आपके जो दोस्त मालिक हैं वो भी आपकी तरफ उनका रुजू करेंगे, आपको कहेंगे ठीक है, नो यू आर, आप एक ऐसे इदारे के साथ आपके अरेंजमेंट तय हो गए हैं जो कि एक मुस्तनद इदारा है दुनिया में, उनकी जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर काम होता है और सारा वो हेल्प करते हैं लोगों को टू गेट आउट ऑफ देयर इश्यूज। तो ये हेल्प भी किस तरह से की जाती है कि अगर इंडिया की बात हो तो उसको ज़्यादा हेल्प करेंगे, प्रोटोकॉल दिया जाएगा, पाकिस्तान की बात हो तो कम हेल्प की जाएगी, मुश्किल हालात क्रिएट किए जाएंगे, अपनी डिमांड्स बढ़ाई जाएंगी कि जब तक आप ये शराइत पूरी नहीं करते हैं तब तक आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये भी तो है ना सर? देखिए, कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि देयर इज अ पॉलिटिक्स टू दिस। आप जो सवाल है इसमें देयर इज अ पॉलिटिक्स, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी एक पहलू है इसमें कि वो बिल्कुल आपकी बात बजा है। लेकिन देखिए, बहुत सारी फंडामेंटल रिफॉर्म्स जो IMF चाहता है, मिसाल के तौर पे वो एक सिंपल, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, लेकिन एक सिंपल फैक्ट ये है कि आपको अगर अपना मुल्क चलाना है तो आपके जो अखराजात हैं वो आपकी आमदनी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। तो आप उनको कम करेंगे, कहाँ कट्स लगाएंगे? आप देखिए, आप अगर एक अयाशी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते तो आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जब आप अयाशी करना शुरू कर देंगे तो इट विल कॉस्ट यू मनी। तो ये तो सिंपल सा फार्मूला है। और मेरे ख्याल में अगर आपकी IMF की कंडीशनलिटीज देखेंगे, कुछ सियासी जो आपने बात की है, बिल्कुल आई एग्री विद यू कि क्योंकि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात गरीब ममालिक के लिए, तरक्की पजीर ममालिक के खिलाफ एक पोलिटिकल इंस्ट्रूमेंट तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह कि कुछ चीज़ें में जब आप IMF कंडीशनलिटीज़ को अगर गौर से देखेंगे तो वो लगेगा ये कि वो चाह रहे हैं कि आप अपनी अय्याशियों को कम करें, आप अपने अखराजात को कम करें, आप अपने इनकम को बढ़ाएं, आप वेल्थ क्रिएशन के मीन्स को इम्प्रूव करें ताकि आपकी दौलत बढ़े और आपके अखराजात कम हो। दैट इज़ व्हाट विल ब्रिंग स्टेबिलिटी। और डॉलर का जो मसला है वो ऐसे ही हल होगा ना कि वो आप जब इन अय्याशियाँ करेंगे, आप जब अखराजात बहुत बढ़ा देंगे, आप अपनी चादर दे के पाँव नहीं फैलाएंगे, तो डेफिनेटली
यू विल सफ़र, और ज़ाहिर है उससे डॉलर की कीमत भी बढ़ जाएगी और आपके जो फंडामेंटल मसले हल नहीं होंगे। ये बेसिकली ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसको बदलना है। और मेरे ख्याल में IMF की कंडीशनैलिटीज़ वो उस सबको एड्रेस करती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें आई एग्री विद यू कि उसका एक पॉलिटिकल उसका एंगल तो है बाहर। बिल्कुल ऐसी। और अगर अब थोड़ी सी बात मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि अगर IMF सपोज इफ़ IMF इज़ नॉट विलिंग टू कंटिन्यू द प्रोग्राम और ऐसी सिचुएशन आ जाती है, साथ ही एक ब्लॉक की बात चल रही है पाकिस्तान के अंदर, चाइनीज़ युआन करेंसी में ट्रेड करने की बात हो रही है कि डॉलर को थोड़ा सा इग्नोर किया जाए। देयर आर अदर करेंसीज अवेलेबल, चाइना इज़ हेयर, रशिया इज़ हेयर। वो कहते हैं रुबेल में करें, आप युआन में करें, जिस तरह भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो वी कैन क्रिएट एन ईज़। डू यू थिंक अगर IMF कोई खुदा ना ख्वास्ता हमें थोड़ा सा इग्नोर करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता, तो आल दीज कंट्रीज़ की ये अपनी करेंसी ट्रेड के अंदर हमें उस तरह से सपोर्ट कर सके और हमें IMF की ज़रूरत ही ना रहे? इज़ इट पॉसिबल? जी पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है। देखिए चाइना इस वक्त युआन को बहुत प्रेशर कर रहा है ममालिक को कि आप मेरे साथ ट्रेड युआन में करें। अभी रिसेंटली सर हमने जो ऑयल, आई एम सॉरी टू कट यू, अभी रिसेंटली हमने जो ऑयल भी लिया रशिया से आएगा, हमने युआन में पेमेंट की है वो। जी तो ये जी बिल्कुल। तो उसमें यह है कि जाहिर है चाइना अभी क्योंकि एक इमर्जिंग सुपर पावर है जी, और वो बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, वो चाहेंगे कि उनकी जो करेंसी है उसको दुनिया में वो राइज हो जाए। राइज होने का तरीकाकार यही है कि वहाँ दुनिया के ममालिक के दरमियान बिजनेसेस जो हैं वो उनकी करेंसी में होंगे, तो इससे डॉलर को खतरा तो है। ठीक। लेकिन जो साथ आपने बात की कि ये जो चाइना, रशिया, इंडिया, US एक कैंप है जो जाहिर है अभी एक डॉलर कैंप हो जाएगा, एक युआन कैंप हो जाएगा, या एक चाइना कैंप हो जाएगा, एक US कैंप हो जाएगा। मेरा अपना सेंस ये है कि हमें इस कैंप पॉलिटिक्स से दूर रहने की जरूरत है। ठीक। हमने माजी में अगर आप तारीख उठा के देखेंगे तो हम इस कैंप पॉलिटिक्स की वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया। बिल्कुल नुकसान ऐसे उठाया कि हमने कुछ ऐसे ममालिक को दुश्मन बना लिया जिनको शायद हम उस तरह की कैंप पॉलिटिक्स में ना जाते तो शायद वो इतनी दुश्मनी तकवीयत ना पकड़ती। ठीक। तो हमें और दूसरा ये है कि अभी की कैंप पॉलिटिक्स उस कैंप पॉलिटिक्स से मुख्तलिफ ही है, और हम जब भी यहाँ पे हमारे पास जो है वो वेस्ट से लोग आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, हम उनको ये स्ट्रेस करते हैं कि लुक वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर अ पुअर कंट्री, वी कांट अफोर्ड टू बी इन कैंप पॉलिटिक्स। आप हमारी मदद करें और हमसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि वी शुड बी इन सम काइंड ऑफ कैंप। हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहते और ये कैंप का हिस्सा बनना हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन ये इट्स नॉट ईजियर, ये मुश्किल काम है। ये ऐसा कह देना आसान है लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा जब व्हेन द कंपटीशन राइजेज और थोड़ा सा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट ऐसी रखनी चाहिए, अपनी जो दोस्तों के साथ ताल्लुकात है, दोस्त ममालिक के साथ, उनके साथ ऐसा रिलेशन रखना चाहिए कि हम इस पॉलिटिक्स के अंदर ड्रैग ना हो, क्योंकि ये पाकिस्तान को विक्टिमाइज कर रही है पॉलिटिक्स। तो हम कोशिश करके हम हर मुल्क के साथ अपनी सॉवरेनिटी, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब ममालिक के साथ बराबरी के साथ ताल्लुकात रखें और हर ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ दें। कैंप पॉलिटिक्स हैज़ नॉट benefited us in the past and so will it not benefit us in future। इसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होगा, ये ऐसा आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। जैसे रिसेंटली भी हम चाइना को देखें तो बड़ा अच्छा और सालसी का किरदार अदा किया बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, और उनकी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करने के अंदर चाइना वाज वन ऑफ द मेन पार्ट इन दैट। अब उसमें भी सर अगर देखा जाए, इस खित्ते को पूरे देखा जाए, मुस्लिम ममालिक को देखा जाए, मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद को देखा जाए, तो चाइना इज़ क्रिएटिंग रियली अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन एवरी कंट्री। और पाकिस्तान के ऊपर ज़ाहिर है चाइना के अपने स्टेक्स भी हैं CPEC के रूट पे। सबसे बड़ा फ़ायदा तो चाइना का ही है, पाकिस्तान का तो रूट इस्तेमाल होगा और फ़ायदा असल बेनिफिट तो चाइना को मिलेगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान को भी उससे बहुत फ़ायदा होगा CPEC रूट से। लेकिन इस सब सिचुएशन के अंदर अब जब जाहिर है कि US भी आपका एलाई है और एलाई ही हमेशा रहना चाहिए। आई टोटली एग्री विद यू कि किसी के साथ भी हमारे नेगेटिव रिलेशंस नहीं होने चाहिए। एक इंडिया के साथ हैं वही काफ़ी हैं। जो अब मोदी को देखा जाए और जो बाइडन की स्टेटमेंट देखी जाए तो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को कंट्रोल करने की बात कर
कर रहे हैं, जबकि दहशतगर्दी करने वाले यही नरेंद्र मोदी साहब हैं, यही फाशिस्ट जो है वो लीडर रहे हैं हमेशा से, बीइंग एज द CM, बीइंग एज द PM ऑफ द कंट्री। इनकी वही सोच है, ये वही RSS है जो पूरे मुल्क में फसाद करती है, जो कश्मीर में फसाद करती है। और पाकिस्तान के अंदर शवाहिद मौजूद हैं, बाकायदा लोग पकड़े गए, वी नेम इट, और वो तमाम इंडियन एजेंट्स थे, इंडियन रॉ के जो है तमाम वो ट्रेंड लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की। उसके बावजूद इंडिया के अंदर खड़े होकर ये बात करना और इस तरह से पाकिस्तान को मैलाइन करना और ये बातें कहना कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी सरहदों की हिफाजत करे, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। कार्रवाई तो दहशतगर्दों के खिलाफ करनी है तो फिर इंडिया के लोगों के खिलाफ भी करनी पड़ेगी ना हमें सर? जी, असल में ये जो है, हम जब ममालिक की इस तरह की बात कर रहे हैं, देखिए जब मैंने कहा ना रियल पॉलिटिक है, अभी मोदी जो है वो दौरा कर रहे हैं अमेरिका का जी, और उनको स्टैंडिंग ओवेशंस मिल रही हैं। उन्होंने जब कहा कि इंडिया एंड अमेरिका जो है, अमेरिका एंड इंडिया इज न्यू काइंड ऑफ AI, यस, तो आप देखिए उनको कैसी उन्होंने पजीराई दी। अब दे जस्ट फॉरगॉटन कि जिस बंदे को वो ये इतनी पजीराई दे रहे हैं, इस तरह की स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, फ्यू इयर्स, कपल ऑफ इयर्स बैक इस बंदे को का दाखिला अमेरिका में बंद था इसलिए कि वो ही बस डिक्लेयर टेररिस्ट। बिल्कुल ऐसे। लेकिन क्या हुआ कि जो देखिए सिचुएशन बदल गई, सिचुएशन बदल इसलिए गई कि आपके मफादात का जाविया बदल गया उस मुल्क के साथ। आपके मफादात का जो वजन था वो आपको समझ आ गई कि ये तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रिलेशनशिप विद दिस कंट्री। तो आपकी अखलाकियात जो है उसके वो अंडरमाइन हो गई, आपके जो फॉरेन रिलेशंस हैं और आपकी जो रियल पॉलिटिक है वो बेसिकली अखलाकियात के ऊपर हावी हो गई। तो ये देखिए पाकिस्तान को भी सीखना होगा कि इस दुनिया में मैं इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट हूँ, मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चलता आ रहा है अजल से और अब तक चलता रहेगा। तो लोग मुझसे पूछते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट चलते रहना है, चलता रहा है और चलते रहना है, तो फिर ये क्या है, फिर कैसे हम। तो मैंने कहा असल में जो टेस्ट है मुल्कों का, जो मुल्कों की डिप्लोमेसी का, उनकी सफारतकारी का, वो सिर्फ ये है कि वो इस कन्फ्लिक्चुअल वर्ल्ड में, इस अफरा तफरी की दुनिया में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। उनका काम सिर्फ ये है कि उसमें ये नहीं हो सकता कि आप 100% अचीव कर सकेंगे। हो सकता है कि कभी किसी सूरत में आप 30% हासिल कर सकें, कभी 50% हासिल कर सकें, कभी 70% हासिल कर सकें, शायद आप 100% कभी भी हासिल न कर सकें। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्चुअल वर्ल्ड में जहाँ पे तमाम ममालिक के जो मफादात टकराते हैं एक दूसरे के मफादात से, वहाँ पे आप अपने मफादात को कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट कर सकें। दिस इज द टेस्ट ऑफ योर डिप्लोमेसी। तो इस तरह तो हम एक बड़ी अजीब सी दुनिया में हैं, और अगर हम अपने रीजन को देखें इस वक्त मुश्किल में है हम। एक तरफ अफगानिस्तान है जहाँ पे उनकी रिकॉग्निशन का प्रॉब्लम है, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे टेररिस्ट जो है ना ग्रो करने का अंदेशे हैं बड़े सख्त, जिनका स्पिल ओवर इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान में, और कुछ स्पिल ओवर इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया है जहाँ पे पाकिस्तान के साथ उनकी वो बातचीत नहीं है और कोई किसी किस्म का लेटअप भी नहीं लग रहा कि अभी फ्यूचर में होगा। फिर एक तरफ ईरान है जिसके जो सैंक्शन है, जिसके ऊपर अमेरिका की सैंक्शंस हैं, और हमारे बहुत सारे मामला ईरान से हल होते हैं, लाइक एनर्जी का प्रॉब्लम और दूसरे प्रॉब्लम। लेकिन यह है कि चूंकि वो सैंक्शन ऐसे तलकात कि वो हम ऐसे तलकात अचीव नहीं कर पाते जिसकी शायद हम ख्वाहिश रखते हैं, या शायद इसकी ईरान भी ख्वाहिश रखता होगा। तो हम एक कन्फ्लिक्चुअल रीजन में रह रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्चुअल रीजन में हमें बहुत सारे मसाइल को बेक वक्त देखना है और उनको हल करना है। हम इन सब मसाइल को हल नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी पे, अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी तरक्की पे, प्रोग्रेस पे और अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने अमन के लिए हम काम कर सकते हैं और मुल्कों को कन्विंस कर सकते हैं कि लेट्स लिव इन पीस एंड वर्क फॉर पीपल ऑफ द रीजन। वो इसी तरह मुमकिन होगा अगर हम पीस की बात करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे, हम अगर उसको एक दूसरे से अच्छे तल्लुकात की बात करेंगे, पीस डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ही हमारे लिए बेहतर होगा। करण साहब, इन द जस्ट लास्ट मिनट आई वांट के सम अनदर दोबारा से आप रिपीट कर दें द गुड न्यूज़ ऑफ CPEC, जिस तरह से आप बता रहे थे एयरपोर्ट और सारे डेवलपमेंट, कुछ खुशखबरी की बात करके प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं सर। पाकिस्तानी कौम के लिए ये फ़ख्र है कि ग्वादर के अंदर दुनिया की बहुत बड़ी पोर्ट बनने का पोटेंशियल है। सर, इट इज आल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द पर्ल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, आई गेस। बड़ा खूबसूरत शहर बनेगा ये।
आपके मुल्क में बिलाल बहुत जान है। सिर्फ यह है कि हमें जानदार लोग चाहिए जो इसको नीयतों की कमी है सर। हाँ, आपके मुल्क में बड़ी जान है जी बिल्कुल। आपके ग्वादर पे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आपके मुल्क में इतनी खूबसूरती, टूरिज्म का पोटेंशियल ऐसा है कि आपकी सिर्फ बुद्धिस्ट टूरिज्म एंड सिख रिलेटेड टूरिज्म है, ऐसा है जो आपको 10 से 15 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी दे सकता है पर ईयर। लेकिन यह है कि उसके लिए जरूरी है कि हम उस तरफ जाएं। मैं हमेशा कहता हूँ, और आखिरी बात ये कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम में भी, अगर आपने कराची के सफर का तहिया किया हुआ है तो आप कराची वाली बस में बैठें। अगर आप पेशावर वाली बस में बैठेंगे तो आप कराची नहीं जाएंगे, बिल्कुल आप पेशावर जा रहे हैं। तो आप अपनी सिमत ठीक करें, सिमत ठीक करेंगे तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। सिम ठीक करेंगे सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कर्नल तलत शबीर साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बातें की और बताया तलत शबीर साहब ने कि किस तरह से पाकिस्तान पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिकली किस तरह अपने तमाम एलाइज के साथ हम अपना रिलेशन रख सकते हैं और किस तरह से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।